हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। देखिए, आप जैसे स्लाइड में देख रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग। ये देखिए, लॉजिकल रीजनिंग। आज हम लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और देखो, जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, जो आपका मेंस एग्ज़ाम होता है, चाहे वो बैंकिंग में आपका, देखो ये बैंकिंग के लिए करवा रहा हूँ मेनली, चाहे वो आपका बैंक का क्लर्क का एग्ज़ाम हो, चाहे पीओ का हो, तो उसमें मेंस एग्ज़ाम में जब आप जाते हो तो लॉजिकल रीजनिंग पूछी जाती है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का वेटेज क्या होता है? ये मैक्स टू मैक्स 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके अंदर। तो मतलब इसका वेटेज काफ़ी अच्छा खासा होता है। तो देखो, इस सेशन में क्या करेंगे, मतलब जो ये मैं सीरीज चलाऊंगा लॉजिकल रीजनिंग की, इसके अंदर मैं आपको सारी तरह के लॉजिकल रीजनिंग करवाऊंगा। तो देखो, पहला पॉइंट क्या देख रहे हैं, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। आज का ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। तो मैं सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि लॉजिकल रीजनिंग को किस तरीके से करना है और इसमें कौन कौन से टॉपिकों को हम कवर करेंगे। तो फिर उसके बाद मैं स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन करवाऊंगा। तो इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा और साथ में मेरे पास आज 10 क्वेश्चन है, ठीक है, इसी स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन पर। तो आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरा लेवल एकदम जीरो रहेगा ताकि हर किसी स्टूडेंट को समझ आए। देखो, ये क्लास रखने का मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है। बहुत लोगों को लॉजिकल रीजनिंग में प्रॉब्लम होती है, वो मतलब कि लॉजिकल रीजनिंग को अच्छी तरह समझ नहीं पाते। और आपने देखा होगा यूट्यूब पर भी आपको लॉजिकल रीजनिंग की इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं मिलती है। देखो, इसके अंदर मिनिमम मैं 15 से 16 क्लास और लॉजिकल रीजनिंग की लूँगा हर टॉपिक के ऊपर, और काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा और समझाऊंगा किस तरीके से करना है। और हो सकता है ये मतलब क्लासें इंक्रीज हो के 20 या 25+ भी हो जाए। तो ये क्लासेस काफ़ी लंबी चलने वाली हैं। जैसे कि हम देखो, फर्स्ट आप कौन सी कर रहे हैं, हम देखो एक क्लास तो हम कोडिंग डिकोडिंग की कर रहे हैं। आपने अटेंड करा था तो उसकी मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर रखी है और अब भी वो रनिंग में है। तो उसमें हमने कॉन्सेप्ट्स करे, प्री एग्ज़ाम के करे, और हम मेंस तक जाएंगे। इसी तरीके से मैंने देखो इनपुट आउटपुट की क्लासें भी स्टार्ट करा दी हैं। उसका मैंने एक शायद क्लास अपलोड कर भी दिया, आप उसको देख सकते हो। उसमें भी आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स करे हैं। तो और हमारी रनिंग क्लास में जितने भी हमारे टॉपिक वाइज होंगे मैं सारी करवाऊंगा। तो पहले मैं ऐसे टॉपिक ले रहा हूँ जो कोई मतलब कि आपको यूट्यूब पर कोई आसानी से मतलब मिलते नहीं है। तो आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे तो आपके लिए ईजी होगा। बाकी देखो, स्लॉग्स हो गया, इनिक्विटीज़ हो गया, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, हर कोई करा रहा है। अगर मैं इन टॉपिक को करवाऊंगा तो मैं इनको 2-3 क्लास में ईजिली करवा भी दूंगा और ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ भी आ जाएगा। तो चलो हम पार्ट नंबर 1 पे देखो बढ़ते हैं। क्या है आज हमारे क्वेश्चन, क्या है कॉन्सेप्ट्स, देखते हैं। देखो देखो जैसे ही हम चलते हैं, देखो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, देखो मैं आपको 100+ पजल बैंक पीओ एंड क्लर्क की एक सीरीज़ भी करवा रहा हूँ। देखो इसके अंदर ना, क्या देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसमें 100+ पजल मेरे को करवाना है। मतलब कि इसके अंदर अभी आप देखोगे मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके 25+ के अप्रोक्स से ज़्यादा क्लासेस हैं। उसमें मैं आपको कॉन्सेप्ट्स भी सिखाता हूँ और साथ में बताता हूँ किस तरीके से आपको पजल सॉल्व करनी रहती है डिटेल में। तो ये आप देख सकते हो। तो इसमें प्री लेवल की है, सिर्फ मैं प्री करवाऊंगा इसके अंदर। प्री और प्री से ज़्यादा अगर मेंस की आपको पजल चाहिए तो मेरे चैनल पर जाना, एक प्लेलिस्ट बनी है मेंस लेवल पजल करके, उधर देख सकते हो। तो देखो आगे, देखो ये आपको पता ही है, ये रनिंग हमारी क्लास चल रही है कोडिंग डिकोडिंग की, इसको अटेंड कर सकते हो। ये देखो, ये हमारा इंट्रोडक्शन है आज का, कि लॉजिकल रीजनिंग में आखिर हम क्या क्या करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन है, देखो इसमें टॉपिक हम क्या कवर करेंगे, ये आप देख रहे हो ना, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये टॉपिक है। सबसे पहले आपका टॉपिक आता है लॉजिकल रीजनिंग में स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे, तो मैं बताऊंगा डिटेल में, पहले मैं इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। दूसरा टॉपिक हमारा होगा स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ठीक है। फिर होगा काउज एंड इफेक्ट। फोर्थ हमारा होगा स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट। 5 होगा ड्राइंग इन्फ्रेंस। और लास्ट में देखो लेटेस्ट जो लॉजिकल क्वेश्चन है ना, जो आपके लेटेस्ट आते हैं, आपको पता होगा एक बड़ा सा पैराग्राफ दे दिया, उसमें ये सारे कंबाइन करके पूछ लेता है। तो उस तरीके का अगर कोई भी और नया भी टॉपिक होगा तो मेरे हिसाब से यही है, तो वो भी करवाऊंगा। देखो अब हम जीरो से करेंगे, तो आपको जीरो से स्टार्ट करना है। तो मैं अब जीरो से छोटे छोटे क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो जब हम छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, उसी के बाद तो हम लास्ट में पहुंच पाएंगे। तो पहले हमें अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना होगा। ये देखिए आगे चलता हूँ, देखो ये हमारा टॉपिक है, क्या लिखा है, स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, एक स्टेटमेंट देती है और उस पर कोर्स ऑफ एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन मतलब आपको पता हो, हिंदी में इसको कहते हैं कार्रवाई। कार्रवाई करनी होती है, एक स्टेटमेंट दी होती है, तो इसको एक और नाम से पहचाना जाता है। आपको पता होगा वो नाम, आपको पता है क्या कहलाता है, प्रॉब्लम। ये देखो ये रहा, एक प्रॉब्लम दी जाती है और कोर्स ऑफ एक्शन। देखो ये टॉपिक है ना, ये सबसे ज़्यादा इजी है, मोस्टली स्टूडेंट इसको कर लेते हैं क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम दी जाती है, उस पर कार्रवाई करने के लिए दी जाती है।
तो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जो मतलब कि जो स्टार्टिंग से बिगिनर है मैं उन्हें बताता हूँ। देखो मैं इसके आगे लेके भी आया हूँ, देखो यहाँ पर। और देखो ये स्लाइड है ना, मतलब इसमें मैंने क्वेश्चन आपके हिंदी में भी रखे हैं, क्योंकि मुझे पता है बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है इसके अंदर समझने में, तो दोनों तरह दोनों लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये देखिए, देखो पहला मेरा पॉइंट ये है। देखो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होता है, देखो यहाँ मैंने लिखा, देखो ए कोर्स ऑफ एक्शन इज अ स्टेप टू बी टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट और फर्दर एक्शन विद रिगार्ड टू। देखो आप यहाँ से समझने की कोशिश करो क्या बोल रहा है। एक कोर्स ऑफ एक्शन एक स्टेप है जो लिया जाता है फॉर इम्प्रूवमेंट के लिए एंड फर्दर एक्शन के लिए विद रिगार्ड टू। देखो मैंने यहाँ से हाईलाइट करा है, विद रिगार्ड टू प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट। तो इस पॉइंट से हम क्या समझे, ये समझे एक कोर्स ऑफ एक्शन एक स्टेप होता है जो आपको लिया जाता है इम्प्रूवमेंट के लिए या फर्दर एक्शन के लिए, विद रिगार्ड किसके रिगार्ड के लिए, द प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन स्टेटमेंट, जो इन्फॉर्मेशन केवल स्टेटमेंट में दी जाती है। बाकी देखो और क्या लिखा है यहाँ पर, सच क्वेश्चन आर आस्क टू टेस्ट योर एबिलिटी, ठीक है, टू जज आ प्रॉब्लम। देखो ये वर्ड है ना, ये जज आ प्रॉब्लम, अगर आपने ये समझ लिया ना आपका पूरा कोर्स ऑफ एक्शन यही खत्म हो जाता है। मैं बताता हूँ, जज ऑफ एक्शन करेक्टली एंड टू डिटरमाइन द रूट काउज ऑफ द प्रॉब्लम एंड देन टू प्रिस्क्राइब द सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। देखो जो जो मैंने राइट से हाईलाइट करा है, अगर आप इसको समझ जाते हो आपका कोर्स ऑफ एक्शन में कुछ भी नहीं है। देखो कोर्स ऑफ एक्शन है लिखा ना, एक सच क्वेश्चन आंसर टू, यहाँ से पढ़ते हैं, टू जज आ प्रॉब्लम करेक्टली। आपको जज प्रॉब्लम करना होता है, एक प्रॉब्लम को जज देना होता है, मतलब जजमेंट दिया जाता है करेक्टली। टू डिटरमाइन द रूट काउज, उसके रूट काउज को पहचान कर, मतलब उसका कारण क्या है प्रॉब्लम का, ऑफ द प्रॉब्लम एंड प्रिस्क्राइब द सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। देखो इसमें क्या होता है, देखो जब भी इस तरीके का टॉपिक आता है ना तो आपको क्या मानना होता है। देखो आप इस क्वेश्चन करोगे तो आपके पास एक स्टेटमेंट होती है और कुछ उसके आपके कोज ऑफ एक्शन होते हैं, हो सकता है एक हो, दो हो, तीन हो, कितने भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो जब इस टाइप के आप क्वेश्चन करते हो ना तो आपको क्या समझना है, आप एक जज हो या एक सुप्रीम ऑथोरिटी हो, ठीक है, आपके पास कोई प्रॉब्लम लेके आया है तो आप एक जज बन जाओ उसमें। मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको जज मानना पड़ेगा अपने आप को, या सुप्रीम ऑथोरिटी मानो। वो क्या करता है, वो पहले तो कारण पहचानता है प्रॉब्लम का, ये देखो, फिर उसके बाद वो सुटेबल, मतलब टू प्रिस्क्राइब सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, आपको एक ऐसा मतलब कि वो देना है, क्या कहते हैं, डिसीजन जो आपका सुटेबल हो। और देखो जब आप एक जज जो किसी को सुटेबल एक डिसीजन देते हो तो डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि उसका तो फ़ायदा हो, प्रॉब्लम ख़त्म हो, मगर उसमें साथ में ध्यान रखना है अगर वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है तो उस प्रॉब्लम की वजह से किसी और को नुकसान ना हो। तो ये आपको 3-4 पॉइंट ध्यान रखने पड़ते हैं। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके समझ आएंगे। देखो अगली स्लाइड में क्या है, ये देखो, ये देखो आपको दिए होते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, इसमें मैंने 2 स्टेटमेंट लिए हैं फिलहाल, ईजी है। तो देखो क्या लिखा रहता है, इस तरीके से आपको आंसर टिक करने पड़ते हैं। इन ईच क्वेश्चन बिलो, ठीक है, इज गिवन अ स्टेटमेंट फॉलोड बाई अ टू कोर्स ऑफ एक्शन नंबर 1 एंड नंबर 2। मतलब कि एक स्टेटमेंट दी जाती है, दो कोर्स ऑफ एक्शन है, फिलहाल दो ही मानो आप, ठीक है, वो नंबर 1 है और नंबर 2 है, इस तरीके से ये स्टेटमेंट है। यू हैव टू अज्यूम एवरी थिंग इन अ स्टेटमेंट टू बी ट्रू। आपको अज्यूम करना है, मानना है जो स्टेटमेंट में जो मतलब प्रॉब्लम दी है ना वो सही है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन इन द स्टेटमेंट डिसाइड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलोड बाई फॉर परज्यूजिंग। मतलब कि ये है कि आपको ये बताना है कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए। अगर आपका वो लगता है कि 1 वाला ठीक है, मतलब आपको जज बन के बताना है तो ये ठीक है, दूसरा तो ये, अगर दोनों हो सकता है इसमें से इधर और, तो ये देखो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट होता है, ये भी बताऊंगा मैं। और फिर अगर नाइदर है, कोई भी नहीं और बहुत फॉलो है, तो ये देखो यहाँ पर है। और देखो ये मैं हिंदी में दिया है यहाँ पर। देखो ये देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मतलब कि स्टार्ट करने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ। इसमें देखो आपको क्या करना है, जब भी कोर्स ऑफ एक्शन मतलब प्रॉब्लम हो, कोर्स ऑफ एक्शन हो, तो इसमें आपको एक जज की तरह मानना है। मतलब आपके सामने कोई प्रॉब्लम लेकर आया, आप जज समझो या आप सुप्रीम ऑथोरिटी समझो अपने आप को, तो आपको जजमेंट कैसी देनी है, एक देखो जजमेंट ऐसी देनी है जो प्रॉब्लम लेकर आया उसके प्रॉब्लम तो ख़त्म हो जाए, और साथ में उस प्रॉब्लम से किसी और को कोई मतलब कि उस प्रॉब्लम से अनदर प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मतलब कि आपने एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर दी और दूसरी उससे प्रॉब्लम आपकी बन गई, तो वो वाला आपका जजमेंट होता है ना वो गलत होता है। तो इस तरीके से नहीं लेना है। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखो एक आपने ये इस तरीके का एग्जांपल सुना होगा, जैसे कि मान लो एक हाईवे है, हाईवे नंबर एक्स है, क्या होता है उसमें बारिशों के मौसम में ना हाईवे पे पानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इधर बहुत सारे गड्ढे हैं, ठीक है, ये आपका एक स्टेटमेंट है।
अब क्या है, देखो आपके पास सबसे पहले कंक्लूड मतलब कि कोर्स ऑफ एक्शन आपको दिया गया, ये आपके पास प्रॉब्लम आई, देखो आप समझोगे क्या। एक हाईवे नंबर एक्स है, मतलब उस हाईवे का नाम एक्स है। उसमें क्या होता है कि बारिश के मौसम होता है ना जब, तो हाईवे पे गड्ढे बहुत हैं, तो बहुत गड्ढों की वजह से पानी भर जाता है। तो उससे क्या होता है, उससे जो वहाँ का ट्रैफिक होता है ना वो जाम हो जाता है। तो आपके पास ये आई, और उसमें दो सुझाव दिए गए आपको कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब आप किसको बताओ क्या क्या कर सकते हैं। पहला जजमेंट तो दिया गया कि हाईवे है ना, हाईवे को बरसात के मौसम में बंद कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि बारिश में आप वहाँ पे कोई नहीं जाएगा, तो आपका ना एक्सीडेंट होंगे ना प्रॉब्लम होगी। और दूसरा आपका कोर्स ऑफ एक्शन दिया गया कि जो हाईवे पे है ना, मतलब कि हाईवे पर उसके तुरंत जो वहाँ पर जो मतलब कि गड्ढे हुए हैं उनको, मतलब कि पूरा ऑथोरिटी है जो उससे रिलेटेड है, उसको देखना चाहिए, और वो वहाँ के सारे गड्ढों को मतलब कि एक तरीके से सही करना चाहिए। तो आप कौन सा इसमें से मतलब कि डिसीजन दोगे। आप देखो, पहला मैंने डिसीजन बोला कि हाईवे को आप बंद कर दो। तो देखो डिसीजन देखने सुनने में तो सही लग रहा है, पर ये सही नहीं है, क्योंकि देखो इससे प्रॉब्लम तो बंद हो जाएगी कि वहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, पर इससे दूसरी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी, क्या कहते हैं, दूसरी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी। तो हाईवे तो देखो बंद हो गया, एक्सीडेंट नहीं होंगे, मगर वहाँ पर देखो हाईवे बंद हो गया तो आम लोगों को तो दिक्कत हो जाएगी। आपको पता नहीं, यहाँ से सब्जियाँ जा रही है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, और किसी को कहीं जाना हो, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना। तो ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन गलत है। और दूसरा मैंने क्या करा कि जो वहाँ की अथॉरिटी है, वहाँ पर जो भी म्यूनिसिपलिटी है कुछ भी है, उसको तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और वहाँ के गड्ढों को मतलब कि जो वहाँ पर है उनको एकदम सही करना चाहिए। तो देखो इसमें देखो ये वाला, जब आप कार्रवाई करोगे इसके ऊपर कोर्स ऑफ एक्शन है, तो ये देखो इससे क्या होगा, इससे देखो आप प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और दूसरी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है नहीं हो रही। तो इस तरीके से हमारा एक एग्जाम्पल होता है। बाकी देखो क्वेश्चन हम करेंगे इसके अंदर, मैं पहला क्वेश्चन आपको लेता हूँ। देखिए ये देखो आपको समझ आएगा, देखो इस तरीके से करना होता है। देखो देखो जैसे ही मेरे पास पहला क्वेश्चन आया, देखो ये इंग्लिश में है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इसको पढ़ के सोच सकते हैं क्या होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और देखो यही क्वेश्चन मैंने हिंदी में भी रखा है, देखो ये रहा। जो हिंदी में करना चाहते हैं वो इसको कर लें, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आप समझ रहे होंगे क्या करना है। देखो जब भी आपका कोर्स ऑफ एक्शन आता है, एक स्टेटमेंट होती है कि स्टेटमेंट एक ही होती है, कोर्स ऑफ एक्शन कितने भी हो सकते हैं, उस पर कार्रवाई करनी है। तो देखो क्या करना होता है, देखो आपको ना इसमें एक जज की तरह सोचना होता है। मैंने आपको बताया एक जज बन के सोचो, या आप एक सुप्रीम अथॉरिटी हो। और दूसरा सोचना होता है कि जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया लास्ट, आपके समझ आएगा, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते ना कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। तो देखो मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, क्या लिखा है, ये पढ़ो। 3 persons वाइल ऑन देयर डेली वॉक इन अम्बेडकर पार्क, ये पार्क का नाम है, कुछ भी हो सकता है, वर किल्ड बाई अनआइडेंटिफाइड मिसक्रिएंट्स अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको समझ आया ये क्या कह रहा है, मैंने हिंदी में भी दिया, मैं आपकी हिंदी बता देता हूँ। यहाँ पर 3 पीपल हैं, जब वो डेली वॉक जाते थे, मतलब कि कहाँ पर, वॉकिंग ऑन अ देयर डेली वॉक अम्बेडकर पार्क में, वर किल्ड वो मारे गए, वाई अनआइडेंटिफाई मिसक्रिएंट्स, मतलब कि एक अनजान व्यक्ति होते हैं ना, जो अनजान के होते हैं, उनसे वो मारे गए, इन अर्ली इन द मॉर्निंग। ये आपके पास क्या आया, ये आपका स्टेटमेंट आया, ये आपके मतलब कि समझ लो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपके पास कोई लेके आया। और आपको दो सुझाव दिए गए कोर्स ऑफ एक्शन, इस पर कार्रवाई करनी, कौन सा आप क्या कर सकते हो। पहला गया गया देखो, द पुलिस ऑथोरिटी शुड बी डिप्लॉय पुलिस कॉन्स्टेबल्स नियर टू अंबेडकर पार्क टू प्रिवेंट सच क्रिमिनल एक्ट्स इन फ्यूचर। इसका मतलब क्या है, दो पुलिस ऑथोरिटी है, उनको डिप्लॉय करना चाहिए वहाँ पर, पुलिस कांस्टेबल को वहाँ पर मतलब तैनात कर देना चाहिए, पुलिस कांस्टेबल्स को नियर अंबेडकर पार्क के, ठीक है, टू प्रिवेंट रोकने के लिए सच क्रिमिनल एक्ट इन फ्यूचर, ताकि भविष्य में इस तरह के क्रिमिनल एक्ट ना हो। ये तो देखो हमें सही लग रहा है ना। और आप सोचो, इसको समझने की कोशिश करो, देखो आप पुलिस कांस्टेबल को वहाँ पर तैनात कर दोगे, तो देखो वहाँ पर फिर जो हत्यारे हैं, मतलब कि अनआइडेंटिफाई मिसक्रेंट्स हैं, वो आएंगे नहीं, तो वहाँ पर हत्याएं भी कम होंगी। देखो आप के सामने ये एक पॉइंट दिया गया, देखो इस पॉइंट से क्या होगा, इस पॉइंट से कोई अनदर पॉइंट मतलब कि अनदर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है नहीं हो रही, तो ये तो मेरे को सही लग रहा है, ठीक है। और देखो जो आप मतलब कि सुझाव देते हो वो लॉजिकल भी होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप अलग से कोई मतलब कि एक पॉइंट में बताना भूल गया, कुछ ऐसा मतलब कि सोल्यूशन दे दो जिसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है, बेकार सा कोई आप जजमेंट दे दो। और दूसरा है क्या लिखा, द लोकल ऑथोरिटी, इफ द मतलब कंडीशन दी है, द सिटीजन इफ द लोकल ऑथोरिटी शुड गो फॉर अर्ली मॉर्निंग वॉक इन ग्रुप टू अवॉइड सच अटैक्स। और दूसरा कहता है, अगर सिटीजन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में ग्रुप्स में जाएं पार्क में घूमने, तो आपके इस तरह के
अटैक रोके जा सकते हैं। आप ज़रा ध्यान से सोचो, देखो ये सुनने में भी अच्छा लग रहा है मेरे को। हाँ देखो, इससे भी तो शायद हो सकता है कि हाँ, अगर आप मान लो भीड़ में जाओगे तो लोग आप पे हमला नहीं करेंगे। पर आप सोचो, ये कोई लॉजिक देना कोई अच्छी मतलब बढ़िया लग रहा है आपको? ये तो बड़ा अजीब सा चीज़ है। मतलब वही बात होगी, अगर मान लो कि आप मैं क्या एग्जांपल दूँ इसके अंदर, कि मान लो जैसे कि अभी ये क्या कहते हैं, मतलब कि अ, जैसे कोरोना वायरस चल रहा है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है? कोरोना वायरस से बचने के लिए आप क्या करो? मतलब घर में बैठ जाओ, काम ना करो कहीं भी, मतलब कि तो ये कोई प्रॉब्लम हुई? मतलब ये कोर्स ऑफ एक्शन एक बढ़िया तरीके का नहीं है। उससे मतलब कि कोई ऐसा सोल्यूशन बताना चाहिए कि जिससे कि कोई मतलब कि फ़ायदा हो और प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये देखो, ये लॉजिक तो बड़ा अजीब सा अटपटा सा लग रहा है, तो ये लॉजिक कभी फॉलो नहीं होगा। ये वाला देखो मेरे को सही है, देखो मेरे को क्या, ये लॉजिक अच्छा है ये वाला, कि वहाँ पर पुलिस अथॉरिटी को डिप्लॉय करने चाहिए कांस्टेबल्स को, ताकि भविष्य में ऐसे मतलब कि अटैक ना हो। अब देखो हिंदी में भी है, देखो हिंदी में देखो यहाँ पर है, आप समझ सकते हो क्या लिखा है? 3 व्यक्ति जो कि अम्बेडकर पार्क में दैनिक मतलब कि सुबह सुबह अज्ञात बदमाशों के द्वारा मारे गए थे, ठीक है, वो वॉकिंग कर रहे थे। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, पुलिस प्राधिकरण को भविष्य में ऐसे आपराधिक कृत्यों को रोकने के लिए अम्बेडकर पार्क के पास पुलिस कांस्टेबल को तैनात कर देना चाहिए। ये तो ठीक है। यदि नागरिकों को ऐसे हमले से बचने के लिए समूह में सुबह जल्दी जाना चाहिए, तो ये कोई प्रॉब्लम थोड़ा मतलब हुई नहीं कि आपको सुबह भीड़ में ही जाओगे, आप तभी नहीं होंगे, तो उससे आपका ना ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। प्रॉब्लम कैसे खत्म हो जाएगी? आप सुबह भीड़ में जा रहे हो मतलब कि, तो आपके क्या रुक जाएंगे इस तरीके के? तो ये परमानेंट कोई मतलब कि आपका सोल्यूशन नहीं हुआ। ये वाला आपका लॉजिक आपका मतलब कि ये अच्छा है, तो मतलब कि आप पढ़ोगे तो ये एक तरीके का बढ़िया लॉजिक है। तो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन कौन सा होना चाहिए? तो मैं डिसीजन दूंगा, मेरा कोर्स ऑफ एक्शन 1 होना चाहिए। ये थोड़ा ना कि वहाँ पर मान लो हमले ज़्यादा हो रहे हैं तो आप भीड़ में जाओ, आप पुलिस को तैनात ना करो, हमले में हो रहे हैं तो इस तरीके से देखो आपको यहाँ पर ये डिसीजन लेना पड़ता है। देखो ये सबसे पहला नंबर क्वेश्चन था और ये 0 लेवल था। आपके समझ आया होगा, अगर ना समझ आए तो मैं देखो अभी आगे क्वेश्चन और कराऊंगा। जब आप करेंगे इन सारे क्वेश्चनों को और भी मैं इसके पार्ट लेके आऊँगा तो समझ आ जाएगा। और बाकी ना आए तो उसको वीडियो को मतलब कि रिवाइंड करके देखिए। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 आता है, देखो उसका आंसर मैंने यहाँ पर दिया है, ओनली फर्स्ट इज़ फॉलो, यहाँ पर देखो ये है, ठीक है, ओनली फर्स्ट इज़ फॉलो। अगला देखो मेरा क्या है, ठीक है, अब मैं इसको पढ़ता हूँ। अगेन आपके पास एक स्टेटमेंट है, इसको कह सकते हो ये प्रॉब्लम है आपके पास आई, और उस पर कोर्स ऑफ एक्शन लेने हैं 1 और 2। क्या बोल रहा है देखो, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन वार्ड एक्स ऑफ सिटी आर डायग्नोसिड बाई द सफरिंग फ्रॉम बैटल मलेरिया टाइप, ठीक है। क्या बोल रहा है? ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, एक लार्ज नंबर पीपल ग्रुप है, एक वार्ड एक्स है, वो सिटी की किसी सिटी में रहता है, उसमें से पाए गए सफरिंग फ्रॉम अ फैटल मलेरिया टाइप के। तो देखो कोर्स ऑफ एक्शन क्या है यहाँ पर देखो, द सिटी म्यूनिसिपल अथॉरिटी शुड टेक इमीडिएट स्टेप टू कैरी आउट एक्सटेंसिव फर्गमेशन इन वार्ड एक्स। और दूसरा बोला गया था, पीपल इन एरिया शुड बी एडवाइज टू टेक टू टेक स्टेप्स टू अवॉइड मॉस्किटो बिट्स। अब देखो मैं इसको हिंदी में बताता हूँ, यहाँ पर देखो आपको और समझ आएगा क्या बोला है। वार्ड एक्स की बड़ी संख्या में लोगों को एक घातक मलेरिया प्रकार के पीड़ित माना गया, मतलब कि उनमें सिम्टम्स पाए गए। तो आपको क्या लेना है इसमें? प्रॉब्लम है देखो, शहर की नगर पालिका, ये अथॉरिटी है ना वार्ड एक्स को व्यापक घूमन करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। ठीक है, ये तो देखो सही लग रहा है, इसके लिए आप तत्काल कुछ एक्शन लोगे तभी तो ये सभी होगा। और दूसरा, क्षेत्र के लोगों को मच्छर काटने से बचने के लिए कदम उठाने के लिए सलाह दी जानी चाहिए, मतलब कि उनको अवेयर करना चाहिए। तो देखो ये सही है नहीं है, आप देखोगे यहाँ पर ये लॉजिक दोनों ही बढ़िया है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये लॉजिक दोनों ही बढ़िया है, मतलब कि आप मलेरिया अब ज़्यादा बढ़ गया है तो वहाँ पर क्या होना, जो वहाँ की म्यूनिसिपलिटी होती है उसको वहाँ पर रोकथाम करनी चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए किस वजह से हो रहा है और उसके लिए प्रॉब्लम के कदम उठाने चाहिए। तो देखो ये बढ़िया डिसीजन है, ये ठीक है। और दूसरा है, वहाँ के जो लोग हैं ना, लोगों को अवेयर करो, उन्हें बताओ कि मच्छरों को काटने से क्या होता है, मतलब मच्छर पैदा ना हो, जैसे मलेरिया चलता है ना, मलेरिया की बात करी गई है, पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, तो इस तरीके का बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। तो ये दोनों ही लॉजिक आपके एकदम सटीक है, मतलब बढ़िया लॉजिक है। तो ये दोनों आप किसी को बोलोगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो ये सही हो जाएंगे, इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही और लॉजिक भी ठीक है। देखो ये होगा, इसका मैंने आंसर दिया। अब मैं चलूँगा क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो अगेन आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, और इसको देख सकते हैं। तो देखो क्या बोलता है, स्टेटमेंट है,
सीवर ड्रॉट्स इन आ रिपोर्टेड टू हैव सेट इन अ सेवरल पार्ट्स इन कंट्री। ठीक है, ये सूखा है ना, सूखा कई क्षेत्र में पाया गया कंट्री के। और दूसरा ये देखो इसमें स्टेटमेंट क्या बोला, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू दोज अफेक्टेड। कहता है जो ये जो यहाँ पर सूखा पड़ा है वहाँ पर गवर्नमेंट को तुरंत फाइनेंशियल असिस्टेंट देना चाहिए। आप सोचो ये सही हो सकता है, नहीं हो सकता जब तक मैं दूसरी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ। फूड, वाटर एंड फूडर शुड बी इमीडिएटली बी सेंड टू ऑल एरिया टू सर्व द पीपल, सेव द पीपल एंड कैटल। मतलब इसका मतलब क्या है देखो, फूड देना चाहिए, वाटर देना चाहिए और फूडर देना चाहिए। शुड बी इमीडिएटली सेंड, सबको भेज देना चाहिए जो वहाँ पर पीपल हैं और वहाँ पर जो मवेशी हैं। तो देखो आप ज़रा सोचोगे तो देखो, तो सीखने में तो मुझे ये भी सही लग रहा है कि सबको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दो और फूड और ये दे दो, पर आप थोड़ा सा सोचो, इस पर लॉजिक लगाओ। क्योंकि देखो जो होता है वो इसमें एकदम लॉजिक आपको देखना पड़ता है, एक एक वर्ड पढ़ना पड़ता है। अब मैं हिंदी में ही बता देता हूँ, देखो आपके और समझ आएगा कि देखो क्या है। ये देखो यहाँ पर लिखा है देश के कई हिस्सों में गंभीर सूखे की सूचना है। ठीक है, जैसे आपको पता है सूखा कई क्षेत्र हमारे मतलब कि देश के राज्य मतलब कि स्टेट्स में पड़ता है। और देखो सरकार को प्रभावित लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए तुरंत व्यवस्था कर देनी चाहिए और लोगों और मवेशियों को बचाने के लिए भोजन, पानी, चारा तुरंत इन क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिए। अब आप देखो क्या हो सकता है, देखो देखने में तो ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, पर आपको थोड़ा सा सोचना है। देखो मैंने बताया आपके जो प्रॉब्लम है ना उसको कोर्ट मतलब कोर्स ऑफ एक्शन लेना है, जो कार्रवाई करनी है वो एक बढ़िया तरीके की होनी चाहिए, एक जजमेंट अच्छा होना चाहिए। देखो क्या मतलब है, इससे क्या होगा, देखो किसी मान लो क्षेत्र में, मान लो किसी भी स्टेट है उसमें सूखा पड़ रहा है और सूखा पड़ रहा है तो क्या उनको मतलब कोई, ये देखो तुरंत कहाँ पड़ता है, वित्तीय सहायता मतलब कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देने से क्या उनको कुछ फ़ायदा होगा। आप सोचो कुछ फ़ायदा होगा तुरंत, इसमें तुरंत वर्ड आ गया ना तुरंत, तो उससे क्या फ़ायदा होगा, आप वित्तीय दोगे। देखो जगह पे सूखा पड़ रहा है वहाँ पर लोगों को क्या ज़रूरत होगी, आप सोचो लोगों को क्या ज़रूरत होगी, वहाँ पर लोगों को पानी की ज़रूरत होगी, सूखा पड़ रहा है, भोजन की ज़रूरत होगी, और जहाँ वहाँ पर जो लोग हैं और वो क्या कहते हैं वहाँ पर जानवर है उनके लिए। तो दूसरा देखा लोगों और मवेशियों को बचाने के लिए भोजन, पानी, तो देखो उनको तो तुरंत बचाना है ना, वहाँ पे सूखा पड़ रहा है, तुरंत लिखा है ना, ये तुरंत वर्ड आ गया जैसे कि ये तुरंत कोर्स ऑफ एक्शन, ये वाला देखो ये जजमेंट है ना ये स्ट्रांग है, और ये वाला स्ट्रांग नहीं है, मतलब ये बेकार जजमेंट है, इससे कोई भी इतना फ़ायदा नहीं होगा। तो आप मान लो कहीं सूखा पड़ा है तो आप उनको पैसा दे दो, तुरंत पैसा देने से क्या होगा, आपको तो उन लोगों के पास है ना जो वहाँ पे लोग हैं और जो जानवर है मवेशी हैं उनको बचाना है आपको। तो बचाने के लिए सबसे पहले देखो पैसे से ज़्यादा ज़रूरी तो भोजन ज़रूरी है, जहाँ पे सूखा पड़ रहा है वहाँ पानी दो, उनको भोजन दो, पानी दो, और जो मवेशी है उनको चारा दो, तो उससे फ़ायदा होता है ना। देखो कभी भी जैसे मान लो जो अभी केरला में बाढ़ आई थी तो उसमें क्या करा था सरकार ने, आप सोचोगे थोड़ा, देखो उसके लिए आपको करंट अफेयर से भी लिंक रहना पड़ता है और आपको न्यूज़पेपर की नॉलेज होनी चाहिए, तो आप कर सकते हो। देखो अभी आपको पता है जो 2-3 साल पहले आपको वहाँ पर बाढ़ आई थी बुरी तरह से, तो सरकार ने क्या कहता, सरकार ने क्या फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी तुरंत, तुरंत नहीं दी थी। सबसे पहले उन्होंने स्टेप क्या लिया था, वहाँ पर जो बाढ़ से प्रभावित लोग थे उनको तो भोजन दिया था, देखो हेलीकॉप्टर से याद होगा, पानी दिया था, तो इस तरीके से और लोगों को सेव करा था, मतलब कि रेस्क्यू करा था। तो ये वाला जजमेंट तो अच्छा है कि देखो वहाँ पर कहीं तुरंत है, मान लो कहीं पर आग लगी हुई है, आग लगी हुई है, किसी का घर जल गया उदाहरण के लिए, तो आप क्या करोगे, पहले आप उसको बचाओगे या आप कहोगे ये लो भाई पैसा, तो आप इससे अपना घर बनवा लेना, पहले तो उसकी जान बचानी होगी ना। तो वही यहाँ पर पॉइंट है, पहले सबसे पहले आप उनको भोजन दो, चारा दो, इस तरीके से पानी दो, ये है। तो कोर्स ऑफ एक्शन जो हमें लेना है तो ये वाला हमारा 100% सही है, लॉजिकल भी है। ये हमारा लॉजिकल नहीं है कि आप उनको पैसा दे दो बस, तो उससे क्या होगा। तो देखो इस तरीके से ही हमारे पॉइंट आते हैं, तो इसका आंसर क्या का, ओनली फर्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज स्ट्रॉन्ग है, मतलब ट्रू है। देखो यहाँ पर मैंने आंसर दिया होगा, ये देखो टू गलत बोल गया मैं जल्दीबाजी में, ये सेकंड ही बोल रहा था ना, लोगों को भोजन और पानी देना चाहिए, इसको इरेज करता हूँ, देखो भोजन पानी देना चाहिए, वित्तीय फाइनेंशियल इससे कुछ नहीं होगा तुरंत देने से। तो कौन सा मेरा कोर्स ऑफ एक्शन बड़ी मतलब कि ये है, ये वाला है मेरा, ये वाला स्ट्रॉन्ग मतलब बेकार है, इससे मतलब एकदम उनको फ़ायदा होगा। ये देखिए आंसर। अब मैं देखो स्टेटमेंट नंबर कौन सा पढ़ता हूँ, अब मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंस इट लॉन्चिंग इन 1981, ठीक है, वाई अ दूत हैज़ टू वाईदुत हैज़ सो फार एक्यूमुलेटेड लॉस अमाउंटिंग टू ₹130 करोड़। देखो समझते क्या लिखा है, सिंस लॉन्चिंग मतलब जब से ये वायुदूत आपका कोई कंपनी का नाम है, जब से ये कंपनी 1981 से बनी है, हैज़ टू बी एक्यूमुलेटेड, आपको पता है एक्यूमुलेटेड क्या होता है, जो लॉस धीरे धीरे जुड़ता है। मान लो 1981 से बनी है और आज 2020 चल रहा है, उसका एक्यूमुलेटेड लॉस कितना हो गया, इतना हो गया है, कितना हो गया
152 करोड़। तो इस तरीके से हो गया। अब उस कंपनी को बचाना है तो हमें क्या करना होगा, तो उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ये, है ना। तो क्या लिखा है, वायुदूत शुड बी डायरेक्टेड टू रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड टू इंक्रीज पैसेंजर फेयर। देखो वायुदूत एक एयरलाइंस का नाम है, तो उससे क्या होगा, देखो उससे ये बोल रहा है कि वायुदूत को शुड बी डायरेक्टेड, उसको डायरेक्ट करा जाए, उसको मतलब कि डायरेक्शन दिया जाए, शुड रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, वो अपना बेकार का एक्सपेंडिचर को तो घटा दे, और टू इंक्रीज फेयर, पैसेंजर फेयर। और दूसरा बोल रहा है द अमाउंट ऑफ ₹300 करोड़ शुड बी प्रोवाइडेड टू वायुदूत टू मेक्स एयरलाइंस इकोनॉमिकल वायबल। ठीक है, अब देखो आपको समझ आएगा नहीं आएगा, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। पहले में तो ये बोला कि उसने एक्सपेंडिचर, उसका जो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उसको कम कर दे। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो मतलब कि ज़्यादा एक्सपेंडिचर होते हैं। अब वेस्टफुल एक्सपेंडिचर क्या होता है एयरलाइंस का, या तो वो एम्प्लॉय को कम कर दे, ठीक है, और दूसरा है वो जो पैसेंजर फेयर है उसको बढ़ा दे। तो ये प्रॉब्लम दी, मतलब पहले ये आया स्टेटमेंट कि आप ये वाल कर सकते हैं। दूसरा आया कि उसको 300 करोड़ की मदद कराई जाए। किसके द्वारा मदद करी जाए, सरकार करेगी, मतलब सरकार उसमें इन्वेस्ट कर दे, और इकोनॉमिकली। और देखो हिंदी में पढ़ते हैं इसको और समझ आएगा। देखो 1981 के में इसकी शुरुआत के बाद से ही वायुदूत को अब तक 153 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये हमारा प्रॉब्लम है। और पहला, वायुदूत को व्यर्थ व्यय को कम करने के लिए करना है, और यात्री किराया बढ़ाने के निर्देश किए जाने चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको समझाया। एयरलाइंस को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए वायुदूत को लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करनी चाहिए। आप देख सोचो, जैसे मैंने आपको बताया था, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी चाहिए, और आपको जज जज बन के सोचना है। देखो आपने एक जजमेंट दे दिया कि चलो ये कंपनी है एक्सिस, वायुदूत है, वायुदूत ही मानो, वायुदूत कंपनी है, उसको व्यर्थ के एक्सपेंस कम कर दो। मतलब इसका मतलब है आप अपने कंपनी में एम्प्लॉय को उसकी छटनी कर दो, मतलब वहाँ से उनको फायर्ड कर दो। और दूसरा आप क्या कर दो, किराया बढ़ा। तो देखो आप देखो उसको, ये प्रॉब्लम इससे तो कम हो जाएगी ना। आप ये प्रॉब्लम है, इससे उसका कोर्स ऑफ एक्शन लोगे, कार्रवाई मतलब सही हो जाएगा, तो उससे तो देखो इसको तो फायदा हो जाएगा कंपनी को। पर उससे अल्टरनेटिव मतलब कि उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका इफेक्ट ये होगा, देखो जब लोगों को आप निकालोगे ना, तो उनकी तो देखो क्या कहते हैं, उनकी नौकरी जाएगी। तो इससे आप काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मान लो कितने काम कर लोगे। एयरलाइंस एक बड़ी एयरलाइंस है, उसमें मान लो कि 2,000 लोग काम कर रहे हैं, आपने 1,000 लोगों को निकाल दिया, तो बेरोजगारी बढ़ गई इस तरीके से। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। और दूसरा बोल दिया आपने कि किराया बढ़ा दो। किराया बढ़ा दो का मतलब क्या, तो आप किराया बढ़ाओगे तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उससे देखो जो लोग जहाँ पर सफ़र कर रहे होंगे उनकी जेब पर असर पड़ेगा। तो ये लॉजिक तो बिल्कुल बेकार ही है, आपको समझ आ रहा होगा, ये लॉजिक सही नहीं है। और दूसरा देखो क्या दे रखा है, एयरलाइंस को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए वायुदूत को लगभग 300 करोड़ रुपये राशि देनी चाहिए। मतलब ये कि उसको आप 300 करोड़ रुपये दे दो, यानी कि सरकार उसमें इन्वेस्ट कर दे। जैसे आपको पता है बैंक जैसे लॉस में चलते हैं, तो सरकार क्या करती है, उसमें इन्फ्यूजन करती है मनी का, है ना, यही तो करती है ताकि वो बंद ना हो बैंक। तो वही सेम यहाँ पर कंडीशन की सरकार को उसमें लगभग 300 बोला नियम पर, वही मतलब है। कौन देगा पैसा, सरकार ही देगी। तो उसको दे देना चाहिए ताकि वो कंपनी बच जाए और वो सही तरीके से चल सके। तो देखो इसमें कौन सा आप करोगे फॉलो, तो मैं इसमें सेकंड फॉलो करूंगा। इसमें तो अनदर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, पर इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई ना, सरकार इन्वेस्ट करेगी सरकार, तो उससे वो कंपनी भी बच जाएगी, और वहाँ के जो लोग होंगे मतलब कि इंप्लॉय होगी उनको वहाँ पर से फायर भी नहीं करना पड़ेगा। देखो इसका आंसर ट्रू आएगा, देखो यहाँ पर 2 है, वो और ऑप्शन नंबर बी लिखा है। 1 मिनट मैं दिखा देता हूँ, ये कहाँ गया, 1 मिनट, ये बी लिखा है ना, बी है, पर यहाँ पर 2 आना चाहिए। ठीक है, मिस प्रिंट है, ये सही है, मैं कर दूंगा पीडीएफ में। अब क्वेश्चन नंबर हम किस पे चलेंगे, देखो 4 हो गए, आपके काफ़ी समझ आ रहा होगा। इस तरीके से होता है, कोर्स ऑफ एक्शन काफ़ी ईजी होता है। देखो अब मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये देखो क्या बोलता है, एक्सपोर्टर्स इन कैपिटल आर अलाइंग डैट, जो एक्सपर्ट्स हैं कैपिटल में वो अलाइन करते हैं, डैट कॉमर्शियल बैंक आर वायलेटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टिव टू ऑपरेट अ पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट डी अपॉइंटमेंट इन फॉरेन करेंसी एट इंटरनेशनल रेट फ्रॉम जुलाई दिस ईयर। ठीक है, ये बताया एक्सपोर्टर्स जो कैपिटल के हैं वो आरोपित करते हैं कॉमर्शियल बैंक के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस नहीं हो रही, और शिपमेंट एक्सपोर्ट में वो रेट को फॉरेन रेट के हिसाब से इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से प्रॉब्लम है। और पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, द ऑफिसर ऑफ कंसर्न इन द कॉमर्शियल बैंक आर टू बी सस्पेंडेड। जो कॉमर्शियल बैंक में इससे रिलेटेड क्या कहते हैं ऑफिसर हैं, उनको तुरंत ही इमीडिएटली कहीं लिखा नहीं तो सस्पेंड कर देना चाहिए। और दूसरा, द आरबीआई शुड बी आस्क्ड टू
स्टॉप गिविंग सच डायरेक्टिव टू द कॉमर्शियल बैंक। अब मैं इसका हिंदी बताता हूँ, देखो यहाँ पर हिंदी है, देखो। राजधानी में निर्यातकों का मतलब एक्सपोर्टर्स का आरोप है कि वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश का उल्लंघन करते हुए इस साल जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय दरों और पर विदेशी मुद्रा में पोस्ट शिपमेंट निर्यात क्रेडिट संचालित करने का निर्देश दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया, मतलब कि उसके अगेंस्ट है आरबीआई के, मतलब आरबीआई ने कोई मतलब कि गाइडलाइंस बताई होगी आप इतना इंटरेस्ट दे सकते हो, इंटरेस्ट चार्ज करोगे, वो उसके अगेंस्ट करके ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा स्टेप में क्या दिया है, वाणिज्य बैंकों को संबंधित अधिकारी को निलंबित कर देना चाहिए, सस्पेंड। आरबीआई को वाणिज्य बैंक के ऐसे निर्देशों में से रोकने के लिए कहा जाना चाहिए। देखो आप समझो, मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, अनदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना। मान लो ये देखो यहाँ पर लिखा है, ये देखो पीछे चलते हैं, इधर इंग्लिश में चलते हैं, देखो क्या बोल रहा है, ऑफिसर कंसर्न, मतलब जो उससे कंसर्न ऑफिसर है कॉमर्शियल बैंक के, उनको सस्पेंड कर दो। क्या इससे प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? मान लो इधर है, इधर उन्होंने इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं मन चाहा, तो क्या आप किसी को सस्पेंड करने से प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? एक डर बैठ सकता है, पर इससे करने से ऐसा नहीं है कि आप उसका मतलब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इससे देखो एक प्रॉब्लम और क्रिएट हो जाएगी। इससे मान लो उस एम्प्लॉय को क्या कहते हैं सस्पेंड कर दिया, तो उसका इनकम सोर्सेज चले जाएगा, तो उसके घर वालों की प्रॉब्लम होगी। तो ये कोई लॉजिक ढंग का नहीं है। ठीक है, और दूसरा आरबीआई शुड बी आस्क्ड टू स्टॉप गिविंग सच डायरेक्टली कॉमर्शियल बैंक। ये लॉजिक है, मतलब कि उनको बोलना चाहिए कि आरबीआई को इस तरह के आप अनचाही रेट नहीं ले सकते। तो देखो इसमें ये वाला भी देखो लॉजिकल फिट नहीं बैठ रहा। ये देखो यहाँ पर देखो क्या बोले, आरबीआई को वाणिज्य, यहाँ पर एक मिनट, आरबीआई को वाणिज्य बैंकों द्वारा निर्देश के रोकने के लिए कहा जाना चाहिए। कहा नहीं जाना चाहिए, कहने से क्या होगा, उसको वहाँ पर एक्शन लेना चाहिए। देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, वो सबसे कंट्रोलर होता है, माना क्या कहते हैं मनी मार्केट में, मतलब इसका रेगुलेटर होता है। तो उसके अंडर आपके ये कॉमर्शियल बैंक आते हैं, जो ये मतलब कि वो बनाता है, पॉलिसी बनाता है, तो वो उनको फॉलो करना पड़ता है। तो वो उसको रोकने के लिए कहा नहीं जाना चाहिए, उसको यहाँ पर ऑर्डर देना चाहिए। तो यहाँ पर ऑर्डर आएगा तब आपका ये वर्ड सही होता। तो मेरा क्या यहाँ पर आंसर आएगा, नाइदर वन नाइदर टू, मतलब कि ये दोनों नहीं है। कहने से क्या हुआ, रिजर्व बैंक को कॉमर्शियल बैंक को यहाँ पर ये देखो एक एक वर्ड पढ़ना पड़ता है इसके अंदर। रोक देने के लिए कहना नहीं है, उसको ऑर्डर दिए जाने चाहिए कि आप ऐसा ना करें, उस पर पेनल्टी लगानी चाहिए, तो ताकि वो करे ना इस तरीके से। अब देखो पॉइंट नंबर हमारा ये है, देखो अगेन क्वेश्चन नंबर 6, ये स्टेटमेंट मतलब कि प्रॉब्लम, ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब कि एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल है डाई एवरी ईयर ड्यू टू ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर ड्यूरिंग द समर। तो देखो काफ़ी इजी स्टेटमेंट है, आपके समझ आ गया होगा। लिखा ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल, मतलब एक लोगों का एक बड़ा ग्रुप मर जाता है एवरी ईयर ड्यू टू ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि पीने से कौन सा पॉल्यूटेड वाटर, और ड्यूरिंग समर में। तो इसमें कोर्स ऑफ एक्शन क्या लेना चाहिए, लिखा था गवर्नमेंट शुड टेक एडुकेट अरेंजमेंट टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल सिटीजन। मतलब कि गवर्नमेंट को एक मतलब गवर्नमेंट शुड मेक एडुकेट अरेंजमेंट, अब गवर्नमेंट को अरेंजमेंट करना चाहिए टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर टू ऑल सिटीजन। हाँ, तो ये तो लॉजिक सही लग रहा है। देखो अब बहुत से पोल्यूटेड वाटर है, आपको पता है वाटर पोल्यूशन की एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। तो क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए पानी उनको लोगों के लिए, मतलब जो पीने योग्य हो। और दूसरा था पीपल शुड बी एजुकेट, पीपलों को एजुकेट करना चाहिए अबाउट द डेंजरस ऑफ ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर। तो देखो ये भी सही लग रहा है। देखो क्यों लग रहा है, तो आप सबसे पहले तो देखो लोगों को अवेयर करोगे, उन्हें बताओगे, क्योंकि लोग पानी ना पिए वो वाला, कि आप कई बार तो लोग अनजाने में पानी पी लेते, तो उससे भी गड़बड़ होती है। देखो मैं हिंदी में यहाँ पे समझाता हूँ, देखो यहाँ पर ये रहा, एक मिनट ये स्लाइड आगे बढ़ गई। देखो गर्मी के दौरान दूषित पानी पीने से हाल ही के सालों में हाल हाल साल बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई। ठीक है, सरकार को अपने सभी नागरिकों को सुरक्षित पेयजल यानी पोर्टेबल वाटर उपलब्ध करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, लोगों को प्रदूषित पानी पीने के खतरों के बारे में शिक्षित करना चाहिए। देखो ये दोनों लॉजिक बढ़िया है, क्योंकि क्यों लॉजिक ठीक है, देखो यहाँ पर तो देखो इससे प्रॉब्लम कोई क्रिएट ही नहीं होगी, क्योंकि लोगों को तो देखो प्रॉब्लम हुई है, तो आप उनको पानी साफ दोगे, क्योंकि बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाते ड्रिंक वाला, मतलब ड्रिंकिंग वाटर होता है, वो गरीब होते हैं तो उनको पीना पड़ता है मजबूरी में। और दूसरा ये आप उनको शिक्षित करो, कई लोग शिक्षित भी नहीं होते, मतलब कोई सा भी पानी कहीं से भी पी लिया। तो इस तरीके से ये दोनों आपके लॉजिक एकदम सटीक है 100%। अब मैं चलता हूँ, देखो ये देखो एक और मेरे पास प्रॉब्लम आई, स्टेटमेंट क्या है, देखो क्या है, ए रिसेंट स्टडी शो डैट चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर ऑफ एज इन द सिटी, समझ आया,
एक सर्वे से पता चल रहा चिल्ड्रन है जो 5 ईयर से कम है इन सिटी ऑफ द, इसको यहाँ से करते हैं हटाते, डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलपिंग कंट्रीज आपको पता है डेवलप्ड और डेवलप कंट्रीज क्या होती हैं, डाई मेनली फ्रॉम पोलियो एंड डायरा प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है एक मतलब कि रिसेंट स्ट्रेटेजी से पता चला, रिसेंट स्टडी से पता चला कि जो चिल्ड्रन है 5 साल से कम उम्र के हैं इन सिटी में जो डेवलपिंग कंट्री है वो मर जाते हैं मेनली फ्रॉम पोलियो से और डायरा से। ये मेरे पास एक प्रॉब्लम आई। अब इसके लिए मैं कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कार्रवाई क्या कर सकता हूँ, देखो क्या बोला है, द गवर्नमेंट ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज शुड टेक एडिक्वेट मेजर टू इम्प्रूव द हाइजेनिक कंडीशन। क्या मतलब है इसका, दो गवर्नमेंट है ऑफ डेवलपिंग कंट्री से शुड टेक एडुकेट, एक एडुकेट मेजर लेना चाहिए टू इम्प्रूव हाइजीन, मतलब साफ सफाई से, हम हाइजीन से लेना चाहिए। तो देखो आप साफ सफाई से लोगे तो मलेरिया क्या डायरा खत्म होगा इससे, आप सोचो। मैं जब तक दूसरी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ, चिल्ड्रन आर डेट अंडर द 5 ईयर ऑफ एज इन सिटी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी केप्ट अंडर कॉन्स्टेंट मेडिकेशन। ये देखो इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। अब हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं, ये देखो आपके और समझ आएगा। देखो क्या है, क्या बोल रहा है, देखो एक हालांकि अध्ययन से पता चलता है कि विकासशील देशों के शहरों में 5 साल से कम उम्र के बच्चे को मुख्य रूप से पोलियो और डायरिया की समस्या से मरते हैं। ठीक है, अब क्या है इसमें हम कार्रवाई क्या कर सकते हैं, विकासशील देशों की सरकार को स्वच्छता की स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त उपाय करने चाहिए। देखो ये लॉजिक अच्छा लग रहा है। देखो डायरा होता है, ये पोलियो होता है, ये आपका सब गंदगी से फैलता है। अगर आप स्वच्छता के बारे में मतलब यहाँ पे स्वच्छता लिखा है, स्वच्छता की स्थिति को सुधारोगे तो ये तो कम होगा ऑटोमेटिकली और इससे कोई प्रॉब्लम भी मेरी क्रिएट नहीं होगी। तो ये पॉइंट मेरे लिए ठीक है। और दूसरा पॉइंट है मेरा, विकासशील देशों के शहरों में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को निरंतर दवा के तहत रखा जाना चाहिए। इसका मतलब ये है, देखो जो विकासशील देश हैं वहाँ डायरा हो रहा है और मलेरिया हो रहा है, कोई बात नहीं, आप उनको दवाई देते रहो। आप खुद सोचो ये पॉइंट आपको सही लग रहा है देखने में, इससे क्या होगा, इससे क्या प्रॉब्लम खत्म होगी मेरी, मेन प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। तो मलेरिया और डायरिया तो होता रहेगा, डायरिया पर मैं उनको दवाई देता रहूँ तो ये नहीं होगा। तो मुझे प्रॉब्लम के मेन काउस पे, जैसे मैंने बताया था एग्जाम्पल में, रूट काउस पे जाना पड़ता है, जो उसका मेन पॉइंट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो वो सॉल्व कैसे होगा, आपको मलेरिया और इसमें सुधार लाने के लिए स्वच्छता के बारे में करना चाहिए विकासशील देशों की सरकार को। इससे कुछ नहीं है कि आप दवाई खाते रहो चलो उससे सही हो जाएगा, तो ये आपका जजमेंट गलत है। तो ये आपका जो जजमेंट दोगे फर्स्ट इज ट्रू होगा। आगे चलते हैं, देखो इसमें लिखा है ओनली वन। आगे मैं चलता हूँ, देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। अभी हमारे इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं। स्टेटमेंट, यंगस्टर आर ऑफन सीन एट अ स्टेइंग इन ऑब्सक्यूर पोस्टर्स। ठीक है, आप इसका मतलब समझ गए होंगे। अब मैं अगला स्टेटमेंट बताता हूँ। चिल्ड्रन शुड बी पनिश्ड एंड पेनलाइज्ड इफ दे आर फाउंड टू डूइंग द फॉलोइंग एक्ट्स। ठीक है, एनी डिस्प्ले ऑफ सच मटेरियल शुड बी बैंड। मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ इसको। देखो क्या लिखा है, युवाओं को अक्सर अश्लील पोस्टर घूरते हुए देखा जाता है। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम आई एक जज के पास। वो क्या करता है, उसको 2 जजमेंट में से एक देनी है, या तो एक दे या 2 दे, या वो कहे मैं नहीं दे सकता, ये गलत है। देखो वो लिखा है, यदि वे निम्नलिखित कृत्य मतलब कि वो काम जो करते पाए गए तो बच्चों को दंडित कर देना चाहिए और उन्हें मतलब उनको दंडित कर देना चाहिए, उन्हें दंड दिया जाना चाहिए। मतलब कि एक पोस्टर है, जो आपके अश्लील पोस्टर होते हैं तो उनको लोग घूरते हैं, तो आप क्या करो, जो घूरते हैं ना लोग, जो बच्चे, उनको आप दंड कर दो और उनको पेनलाइज करो। ये आपके पास आया। दूसरा, ऐसी सामग्री के लिए किसी भी प्रदर्शन पर संबंधित प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो देखो आप क्या करोगे, देखो आप इसको ये करोगे, जो लोग घूर रहे हैं उन पोस्टरों को आप उनको मतलब कि पेनलाइज कर दो, सजा दे दो, तो क्या इससे ये प्रॉब्लम खत्म होगी, नहीं होगी। दूसरी है कि ऐसी जो लगाए गए हैं ना, अब इन पे प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रतिबंध मतलब इन पर रोक लगानी चाहिए इन पोस्टरों पे। तो ये मेरा कोर्स ऑफ एक्शन ये वाला होगा, ना कि फर्स्ट वाला। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज फॉलो। देखो अगला मेरा है क्वेश्चन क्या है, देखो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इशूड अ स्टेटमेंट stating that it will be provide financial support to the voluntary organization for next year and thus all organization have to be raise their own funds to meet their financial needs। देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या बोल रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इशूड, एक स्टेटमेंट इशू करी कहते हुए डैट इट विल बी नॉट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, कि वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देंगी, ठीक है, भविष्य में नहीं देंगी, विल बी, टू द वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को, फॉर नेक्स्ट ईयर, अगले साल के लिए,
एंड दस इसलिए ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको नहीं देंगी, डेट हैव राइज देयर ओन फंड्स टू मीट द फाइनेंशियल नीड, वो अपना अरेंजमेंट खुद कर ले फाइनेंशियल नीड के लिए। तो ये एक प्रॉब्लम आई, ठीक है, एक प्रॉब्लम ही है फाइनेंशियल कंपनी के लिए। तो देखो इसमें क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। पहला बोला है वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन शुड एक्सप्लोर देयर अदर सोर्स फॉर फाइनेंशियल एड, मतलब कि उसको दूसरी जगह से मदद लेनी चाहिए। और दूसरा, वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कोलेबरेट विद वेरियस फॉरेन फर्म्स, उनको दूसरी फर्मों से कोलेबरेट करना चाहिए। देखो मैं इसको हिंदी में समझाता हूँ, वैसे मैंने समझा दिया। देखो क्या है इसका, एक मिनट, ये स्लाइड मेरी। भारत सरकार ने एक बयान जारी करते कहा गया, ठीक है, कि वे अगले वर्ष से स्वैच्छिक संगठनों मतलब वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशनों को वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी। और इस प्रकार इन संगठनों को वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, देखो हर संस्थाएं होती हैं, उनको अपना फाइनेंशियल तो पूरा करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, देखो क्या कहते हैं, आपको देखो बिजली का देना होता है, आप किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, एम्प्लॉय को सैलरी देनी पड़ती है। तो वित्तीय ज़रूरतें यही है को पूरा करने के लिए स्वयं धन अपना जुटाए, मतलब वो अपने धन को अरेंज करे। तो उसके लिए पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, वित्तीय सहायता के लिए स्वयं संगठनों मतलब वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को अन्य स्रोतों को पता लगाना चाहिए। ठीक है, देखो ये तो ठीक लग रहा है, मतलब मान लो सरकार मदद नहीं कर रही तो वो किसी और से मदद ले सकती है। ठीक है, ये तो ठीक है, लिखा है ये संगठन है जो आपके वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन को विभिन्न विदेशी फर्मों के साथ सहयोग करना चाहिए। ये देखो क्या बोल रहा है, ये संगठनों को विदेशी फर्मों के साथ सहयोग करना चाहिए। सहयोग करने से क्या होगा, सहयोग करे वो, मतलब फर्म जो वॉलेंटियर ऑर्गेनाइजेशन है विदेशियों को सहयोग करे तो उनसे क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी। वो तो सहयोग करने से तो देखो इसका कोई लेना देना नहीं है, तो इररिलेवेंट स्टेटमेंट दी है। तो मेरा आंसर तो इररिलेवेंट है, तो इससे कोई लॉजिकली आपका वो नहीं है कोर्स ऑफ एक्शन, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। तो मेरा फर्स्ट इज इसमें ट्रू है। देखिए ये रहा, आगे देखो मेरा कौन सा है, देखो लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको करते हैं। और देखो इसमें क्या बोला गया, देखो द इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज लुकिंग फॉर इन्वेस्टिंग इन वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स। ठीक है, यहाँ तक पढ़ते क्या बोला है, जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं वो देख रही हैं इन्वेस्टिंग इन वेस्ट यूरोपियन मार्केट में, फेस अ टफ कंपटीशन फ्रॉम चाइनीज़ कंपनीज। तो अगर वो वहाँ पर इन्वेस्ट करती है तो वहाँ पर जो उनको टक्कर देगी मतलब चाइनीज़ कंपनी देंगी, क्योंकि पता है चाइनीज़ के प्रोडक्ट आपको पता है बढ़िया होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपेयर टू इंडिया। तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन क्या ले सकता है, इंडियन कंपनी शुड बी सर्च फॉर अनदर इंटरनेशनल मार्केट फॉर इट्स प्रोडक्ट। आपको पढ़ते ही पता चल रहा होगा क्या है, आप सोचो इसके बारे में। जब तक दूसरी स्टेटमेंट पढ़ता हूँ इसका मतलब है इंडियन कंपनी को दूसरी इंटरनेशनल मार्केट ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि यूरोप कंपनी में तो वो उनको कंपटीशन चाइना से ज़्यादा है। और लगा इंडियन कंपनी शुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट टू कम्पीट विद चाइनीज इन ऑर्डर टू कैप्चर द मार्केट। तो देखो अब मुझे इसकी हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं, काफ़ी ईजी स्टेटमेंट है, मैं आपको उसको बताना चाहता हूँ। देखो क्या है, पहला मेरा प्रॉब्लम आई, जो इंडियन इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है वो इन्वेस्ट करना चाहती है वेस्ट यूरोपियन मार्केट में, पर उसको कंपटीशन मिल रहा है किससे, चाइनीज़ कंपनी से। तो ठीक है, इसमें हम क्या दे सकते हैं उसको सलाह, आपके पास कोई सलाह लेने आया तो आप क्या दोगे, आप ये कहोगे इंडियन कंपनी को सर्च कर देना चाहिए अलग मार्केट में प्रोडक्ट में। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मान लो इससे क्या आप सोल्व हो जाएगी। मान लो कि आप अलग इंटरनेशनल मार्केट में गए, फिर वहाँ से आपको फिर से कोई कंपटीशन देगी, इधर चाइनीज़ दे रही थी, उधर मान लो कोई जापान की देगी, तो आप वहाँ से भी भागोगे। तो ये कोई लॉजिकल नहीं दे, मतलब लॉजिक नहीं है इसके पीछे, कोई बेकार लॉजिक है ये, तो कोई मतलब इस प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगी। मतलब आपको कंपटीशन यहाँ पर मिल रहा है यूरोपियन वेस्ट यूरोपियन में, तो वहाँ पर चाइना कंपनी आ गई, तो वहाँ को छोड़ के चलो दूसरी पर चले जाओ, कहाँ कहीं और चले जाओ। फिर वहाँ पर कोई दूसरी कंपनी दे रही होगी आपको कंपटीशन, तो वहाँ चले जाओ। तीसरी तो आप दिन भर मतलब कि हर बार हम भागते रहोगे, आपको ये एक लॉजिक बिल्कुल बेकार है। और दूसरा देखो, इंडियन कंपनी शुड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स। ये सुनने में मुझे अभी अच्छा लगा, मगर मैं पूरा पढ़ूंगा। टू कंप्लीट कम्पीट विद द चाइनीज इन ऑर्डर टू कैप्चर द मार्केट। हाँ ये सही है, देखो इंडियन कंपनी को क्या करना चाहिए, शुड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि वे कम्पीट कर सके, मतलब कि उनसे प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन कर सके किससे, चाइनीज़ कंपनी से, इन ऑर्डर टू कैप्चर मार्केट, ताकि वो मार्केट को कैप्चर कर सके। तो देखो ये लॉजिक मेरा सही है, मैंने आपको बताया था लॉजिक ऐसा देना है जो आपका किसी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं है। और दूसरा वो लॉजिक आपका सटीक होना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप उल्टे फुल्टे लॉजिक दे रहे हो। और देखो ये तो अजीब भी लॉजिक था कि आपको मान लो वहाँ से मतलब ये करना है, तो मैंने आपको उदाहरण दिया, आपके समझ आया होगा। देखो ये हिंदी में है और ये इसका आंसर है नंबर 2। तो देखो आज की जो हमारी क्लास हुई इसको हम यही एंड करेंगे। देखो मैंने आपको 10 क्वेश्चन कराए,
ये 10 क्वेश्चन है आपके बेसिक है, जीरो लेवल है। तो अभी मैं इसके एक और पार्ट लेकर आऊँगा, कौन सा एक क्या कर रहे थे, प्रॉब्लम एंड कोर्स ऑफ एक्शन। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और आपको करना क्या है, देखो इसकी पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। मैं बता दूंगा टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले लेना और इसको रिवाइज करना, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग इतनी आसानी से समझ नहीं आता। और इसके नंबर्स ऑफ क्वेश्चन आपको जहाँ से मिले आप वहाँ से इसको मतलब कि करें। और साथ में क्या अपना करंट अफेयर्स को स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक है, अपनी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग रखें, तभी आपके ये समझ आएगा। बाकी जो भी पॉइंट होंगे वो मैं बताऊंगा। देखो क्या करना है, देखो ये यहाँ पर क्लास एंड करेंगे। देखो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप तो पीडीएफ ले लेना। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, देखो ये मैंने हाईलाइट किया है ग्रीन से, इसको ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पर मैं आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। देखो आज की क्लास को तो हम यहीं पर एंड करेंगे। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। और आपके अगर ये समझ ना आई हो तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें। आप 2-3 बार देखोगे ना तो मेरे वर्ड आपको समझ आएंगे, तो उनको आप रिवाइज करो, ठीक है। आप रिवाइज मतलब सुनोगे कि हाँ कौन सा लॉजिक कैसे लेते हैं, क्या बोला गया है, क्या है। तो इस तरीके से करो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, करंट अफेयर्स को कहते हैं कवर करो। तो जब भी आपका लॉजिकल रीजनिंग आएगा, तो लॉजिकल रीजनिंग है, इसका कोई ट्रिक तो नहीं होती। जैसे मैंने पजल बता दिया, ये से सेकंड अब है तो यहाँ आएगा, तो फिक्स नहीं है। ये तो आपकी एक स्टेटमेंट है, रीडिंग है, रीडिंग जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है। तो ये तो अलग अलग हो सकती है, किसी भी प्रॉब्लम पे आ सकती है। जैसे आरबीआई की आई थी, तो आरबीआई के बारे में आपको पता होना चाहिए, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में पता होना चाहिए। तो इस तरीके से होता है। देखो क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। मैं अब नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा इसके पार्ट नंबर 2 में। वहाँ अप्रोक्स मैं 10 और क्वेश्चन लाऊंगा जो इससे लेवल थोड़े हाई होंगे। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।